ओके तो इस वीडियो में हम समझेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। पूरा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हर एक टॉपिक्स इसमें कवर्ड रहेंगे। स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से ही। नोट्स एकदम परफेक्ट अप टू द मार्क है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है इसमें फुलफिल्ड कर रखी है। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज जो रिक्वायर्ड होगी उसके लिए टेल यू रेफर द टेक्स्ट बुक। क्यों? क्योंकि जो रह गया होगा दैट वुड बी ओनली द sort of extra information that is provided, या कह लो थोड़ा सा theory का part. Otherwise the rest all the things would be covered in the video, and I'll in fact read those lines from the books as well. जो lines यहाँ पे लिखनी मुझे लगता है कि लिखनी चाहिए यहाँ पे। शुरू करते हैं इसी के साथ। तो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कस द वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। या किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो एक वर्ड दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यहाँ पे आपको रिपीटेड मिलेगा। तो ये आपको सबसे बेसिक उसको देख के पता चल जाना चाहिए। हाँ, तो ये बात किसकी हो रही है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है। ऑलराइट, और साथ ही में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। अब देखो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग जो नॉर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अगर स्प्रिंग के आगे कोई छोटा सा मास लगा देते हैं, कोई छोटे से की बॉल कुछ लगा देते हैं, फिर उसको स्प्रिंग को थोड़ा सा पुल करते हैं, तो क्या होता है, वो बॉल के साथ में स्प्रिंग आगे पीछे कर मूव करता है, राइट। जो फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडिया का होगा, थोड़ा पता होगा ऑलरेडी। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास में जो नॉन फिजिक्स है वो भी समझ लें कि कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं। हमने एक डेस्क के ऊपर एक मास अटैच किया है स्प्रिंग के साथ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जैसे मैंने स्प्रिंग लगाई, ये मेरा रहा मास। अब मैंने क्या किया, पहले इस मास को इस तरफ खींचा, ठीक है, खींच लिया, मेरी स्प्रिंग क्या होएगी, पुल होएगी। सिंपल खुद करके भी देख सकते हो। किसी भी पेन की स्प्रिंग निकालिए, उसके साथ में कोई बीड चाहे अटैच करके उसको खींचिए। बिना बीड अटैच करके भी हाथ से खींचेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड होगी थोड़ी सी, ठीक। अब जो स्प्रिंग एक्सपैंड हुई है उसके बाद अगर आप छोड़ोगे तो अभी के अभी ये परफॉर्म करके देख भी सकते हैं। स्प्रिंग को छोड़ते ही क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो पीछे जाएगी, और इनफैक्ट वो पीछे जाके अपनी पोजीशन पे रुकेगी नहीं। अगर मैं इसको, ये तो फिजिक्स स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरह से पता होगा, यू कैन ऑलवेज स्किप दिस पार्ट, बट ओके। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर स्प्रिंग पहले से प्लेस थी तो होगा क्या, जब मैं उसको आगे यहाँ डिस्प्लेस करूँगी, सपोज x डिस्टेंस तक ले आती हूँ, तो उसके बाद जब मैं उसको स्प्रिंग को वापस छोड़ूंगी तो स्प्रिंग पहले यहाँ आएगी, पर क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा तो वो मूव करती ही चली जाएगी और आगे चल के x डिस्टेंस एक्स्ट्रा मूव कर लेगी। मतलब पहले x हम खींच के गए तो जब वापस आई तो लगभग 2s उसने डिस्टेंस जो है वो मूव किया। ऐसा हुआ क्यों, वो पीछे क्यों गई, क्या हुआ यहाँ पे, कौन से फोर्सेस लगे? तो वो फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स है जो एक बॉडी के अंदर लगता है ताकि वो अपनी पुरानी पोजीशन को फिर से रीगेन कर सके। अब जो स्प्रिंग है वो क्यों चाहेगा वो एक्सपैंडेड हो या कंप्रेस्ड हो? कभी देखा पड़ा स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया, ये पड़ा कंप्रेस हो रहा है, ऐसा तो नहीं ना होता, बिकॉज दैट्स नॉट इट्स स्टेट। स्प्रिंग क्या कहता है, स्प्रिंग चाहता है वो रेस्ट पे रहे, तो हाँ जी वो रेस्ट पे रहेगा, वो यही चाहता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा तभी लगती है। और रीस्टोरिंग फोर्स कब कैसे लगेगी, आपने अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दी है तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पे हम स्मॉल एफ को रीस्टोरिंग फोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, ना कि आपके द्वारा लगाई गई फोर्स को, ठीक। डेफिनेशन देखते हैं, आई होप ऊपर से कंटेक्स्ट क्लियर है। अब पार्टिकल विच ऑसिलेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसी चीज़ को अब हम अगर कंटिन्यूड रखें क्या होगा, अब देखो स्प्रिंग पहले आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर इतना सा आगे जाएगा, क्योंकि अब वो पीछे जाएगा तो फिर से रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगी ना। कैसे, अब देखो जब स्प्रिंग इधर गया तो एक्सपैंड हुआ था, जब वापस इधर आया तब तो वो अपनी पोजीशन पे था, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो और आगे चला गया, जिसके कारण स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो गया। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो फिर से क्या हुआ, उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। और क्योंकि यहाँ पे आपका जा रहा था ना, यहाँ आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रही थी ना, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई थी, तो रीस्टोरिंग फोर्स अब आपकी वापस से राइट डायरेक्शन की तरफ लगेगी और रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, पर फिर भी वो नहीं होगा। इनर्शिया के कारण वो थोड़ा सा आगे चला, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे चला जाएगा। फिर क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस, वो थोड़ी एक्सपैंड हो चुकी है, तो स्प्रिंग क्या चाहेगी, वो वापस आए, तो स्प्रिंग वापस आएगी अपनी पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो और आगे चली जाएगी। आप इसे खुद करके भी देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको समझ तो नहीं आएगा, मतलब बहुत टाइम के लिए दिखेगा तो नहीं, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए ही आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल लाइफ में। बट हाँ, आप अपने फ़ोन का स्लो मोशन में इसको ऑन कर सकते हैं वीडियोज़ को, और उसके बाद में ही अपने आप खुद परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा जो स्प्रिंग है वो अब क्या करेगा। एक आपके पास एक मेन पोजीशन है जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था, तो उस पोजीशन को अगर हम ए मान लें
तो उस पोजीशन के आगे पीछे ऐसे ऐसे वो ऑसिलेट करता जाएगा। अब इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ बिना स्प्रिंग्स को यूज़ किए, एंड दैट इज़ द केस ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, यहाँ पे एक वायर हमने लिए, उसको वायर को हम अटैच करेंगे एक बॉब के साथ। अब क्या होगा, मैं इसको यहाँ खींच के लेकर जाऊँगी तो क्या होगा, वो आगे यहाँ आने के बदले आगे और जाएगा। अगर ये चीज़ ध्यान में नहीं है तो स्विंग लेकर देख लो, जो नॉर्मल हम स्विंग्स लेते हैं तो उसमें झूला ले रहे हैं हम, आगे की तरफ अपने आप को धक्का मारती है, कोई आगे की तरफ हमें धक्का देता है तो हम पीछे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर हम पीछे जाते हैं। तो क्या हो रहा है, एक हमारी मीन पोजीशन है, एक हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, दो पोजीशंस के बीच में झूल रहे हैं। ठीक है, अगर तो हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह सबको इग्नोर कर दें तो हमेशा के लिए ऐसे ही घूमता रहेगा। कैसे घूमेगा, जो पेंडुलम वाली क्लॉक्स होती है, क्लॉक्स देखिए जिनमें पेंडुलम्स लगे हैं, तो उसमें भी यही सेम फंडा काम करता है। क्या करता है, एक मेन पोजीशन के अराउंड जो ये बॉब है ये मूव करता रहता है। तो यही है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। मैंने बहुत डेप्थ डिटेल दी है इसकी, आई होप इसके आगे का सब कुछ एकदम ईजिली क्रिस्टल क्लियर होगा। अ पार्टिकल विच ऑसिलेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ रीस्टोरिंग फोर्स। कहता है एक पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम, ई क्यू के ऊपर एम लिखे का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद में वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करने का मतलब है यहाँ से इधर, इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे जाएगा। तो ये ऑसिलेट कर रहा है अबाउट मेन पोजीशन एंड इज एक्टेड अपॉन बाय रीस्टोरिंग फोर्स। और कहता है हर जगह जब वो अपनी मेन पोजीशन पे नहीं है, थोड़ी इधर है या थोड़ा उधर है, तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स उसको बार बार उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लगाने पे लगती रहती है। तो कहता है एक ऐसा पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड और उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड आपके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, उसको हम कहते हैं अ पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन एकदम आराम से क्लियर है कि कब एक पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहेंगे या किस पार्टिकल को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। एक ऑसिलेटर एक ऐसा पार्टिकल होता है जो ऑसिलेट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट में, और उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सीन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे हमने वो के यूज़ किया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेगेटिव का साइन भी साथ में यूज्ड है। अब नेगेटिव का साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव का साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आपने उसको राइट की तरफ एक्सपैंड किया तो उस टाइम पे रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रही थी और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींच रही थी। तो ये बात समझ आ गई, इसी को हम हुक्स लॉ या हुकिस लॉ कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छी तरह से सब कुछ एक साथ साथ एक्सप्लेन किया है कि यहाँ आपने क्या चीज़ को क्या क्या लिख के कितना कितना एक्सप्लेन करके आना है। एफ को बता दिया है रीस्टोरिंग फोर्स कि आपके पास यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, और एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ में, फिर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज एंड ऑल को डिस्कस करेंगे। अब बड़े ध्यान से ये ग्राफ देखिए आप। अब ये ग्राफ में आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक बड़ा आराम से कर्व सा बनाया हुआ है। कर्व आ कहाँ से रहा है, कर्व देखने में पैराबोला लग रहा है और है भी इनफैक्ट पैराबोला ही। तो अभी आया कैसे कैसे नहीं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल टू, अच्छा एफ पता है क्या है, फोर्स अभी बताया रीस्टोरिंग फोर्स है, डी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इन केस यू नो, तो इसे हम वर्क डन के बराबर कहते हैं। मतलब वर्क डन कभी भी किसी का निकालना है दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये तो छोटा वर्क डन हो गया ना। अगर मैं इसको स्टार्टिंग से मैं ऐसे लिखूँ कि सबसे पहले आपके पास अ स्मॉल वर्क डन किसके बराबर होगा, वो होगा फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक बार में जो थोड़ी सी फोर्स के कारण जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उनको मल्टीप्लाई करके। अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूँगी वर्क डन, यहाँ पे मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाऊंगी तो ये आ जाएगा मेरा वर्क डन, करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। और जो मेरी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला डायरेक्टली इक्वल होता है माइनस डब्ल्यू के। मतलब बेसिकली माइनस डब्ल्यू आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से अगर मैं इनको डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर दूँ तो व्हाट आई विल गेट इज वी जो है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स के बराबर आ जाएगा। अब मेरे पास इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ ले रही हूँ, लिमिट्स क्या लगा रही हूँ इंटीग्रेशन के, 0 से x। लिमिट्स का मतलब होता है ये इस के बीच बीच में मैं देख रही हूँ। देखो यार, जब मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो मैं पूरी दुनिया जहान की इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना। तो अगर मैं छोटे छोटे पार्ट को ऐड करूँ तो आपको नहीं लगता मैं इनफाइनाइट तक ऐड कर सकती हूँ, है ना। उससे क्या होगा, मेरा तो बहुत सारा वर्क डन आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना 0 से लेकर x तक जाने में या x से लेकर वापस 0 तक आने में लग रहा है। मैं सिर्फ उसी के बेसिस पे सोच रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल जो है उसके लिमिट्स 0 से x रहेंगे, माइनस एफ डी एक्स करेंगे हम, और यहाँ पे हमारे पास इसको हम
वर्कआउट कराएंगे। अब हमारे पास f का पता है, f क्या है, -kx के बराबर है। नेगेटिव साइन देखो यहाँ पे कट कर गया, हमारा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -kx था, बाहर ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव कटिंग होकर पॉजिटिव आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे अब हम 0 से x kx dx की। अब अगर आपको इंटीग्रेशन आती है दैट्स वेल एंड गुड, यू कैन स्किप फॉर मिनट और सो, अदरवाइज इफ यू आर केमिस्ट्री स्टूडेंट हु इज डूइंग हु इज नॉट इनटू मैथमेटिक्स दे कैन सी टू इट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं। आपके पास बचा है x dx की इंटीग्रेशन करनी हो, देखो इंटीग्रेशन का सीधा फंडा होता है, कोई भी दिया है उसकी एक पावर, जो भी पावर दिया है उस पावर में 1 ऐड कर दिया जाए। जैसे x की पावर n होती है तो x की पावर n+1 ओवर n+1 आ जाता। और अगर हम यहाँ पे तो लिमिट्स लगा रहे हैं तो बाद में हम उसकी अपर लिमिट लगाते फिर माइनस करते लोअर लिमिट। यहाँ पे इतना सारा तो समझने की जरूरत है नहीं। अब हमारे पास x की पावर n+1 ओवर n+1 करना था। आप देख सकते हैं x की पावर यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, तो 1+1 2 ओवर 2 हो जाएगी, तो जिसके कारण मेरी ये पूरी वैल्यू, अंदर की वैल्यू जो मुझे दे रही है विदाउट अप्लाइंग द लिमिट्स, वो मुझे दे रही है x²/2। अब मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, बड़े ध्यान से मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको देखना। यहाँ पे मेरे पास है x²/2, मेरी अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट है 0, मतलब पहले मैं x पुट करूँगी तो x पुट हुआ ही हुआ है ऑलरेडी, तो ये हो गई पहली मेरी टर्म है x²/2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं 0। तो देखो यार x²/2 को मैं -0²/2 सब्ट्रैक्ट भी करूँगी तो इट विल नॉट चेंज, ये पता है ना, 0 किसी से सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज तो नहीं आता, तो इसलिए x²/2 एज इट इज़ हमारे पास मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास k x²/2 टर्म आ जाएगी, तो k x²/2 थे तो यहाँ देखिए k x²/2 ही है, तो ये मेरे पास आ गई जी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी v प्रोपोर्शनल आ रही है x के स्क्वायर के, क्यों, क्योंकि k भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट होता है, तो v जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, x² के। जब भी कोई ऐसा फंक्शन आता है जिसमें y x² के प्रोपोर्शनल हो जाए या x y² या ऐसा कोई प्रोपोर्शनैलिटी आपको देखने को मिलती है, इसका मतलब होता है पैराबोला इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे आप पैराबोला को देख सकते हैं कैसे बनाया। अब यहाँ पे जिनको ये पैराबोलिक वगैरह बनाने नहीं आते उनके लिए मैं सिंपल बता रही हूँ। v इक्वल्स टू, अगर आपके पास हाफ k x² दिया है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पहले 0 डालें, x की वैल्यू 0 डालने पे v की वैल्यू 0, मतलब जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली, ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी z की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब आप देख सकते हो ये जो मैंने ग्राफ बनाया उसमें मैंने बड़े ध्यान से इस चीज़ को प्लेस किया है कि यहाँ पे मैंने बोला है ये मेरा x 0 है, तो इस केस में आप देख सकते हो पोटेंशियल भी तो 0 है। पोटेंशियल देखो यहाँ पे 0 होता है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या है, इस पॉइंट पर 0 है। ओके, अब इसके आगे चेक करें जी, इसके आगे हमारे पास क्या है, जब मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव x होगी तब पोटेंशियल कितनी होगी, हाफ k x²। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू x है, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप देख सकते हैं तो इतना अगर आपको पता है तो पोटेंशियल यहाँ पता चलेगा, वो आपकी हाफ k x² के बराबर आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू -x भी डाल देती हूँ, -x भी डालती हूँ तो उसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव टर्म ही देगा, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास दूसरा -x डालने पर दूसरी वैल्यू भी सेम हाफ k x² के बराबर आएगी, तो इसलिए हमारे पास एक पैराबोलिक पाथ हमें मिल जाएगा। अब पैराबोलिक पाथ के लिए अगर आपको बेटर ग्राफ चाहिए तो यू कैन रेफर योर बुक एज वेल, अदरवाइज इट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू अबाउट दिस टॉपिक। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जी, x हो गया, -x हो गया, बीच में 0, नीचे बताया डिस्प्लेसमेंट, तो दिखा दिया जी डिस्प्लेसमेंट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ये मैंने इतना लीस्ट शब्दों में से लिखा है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे देखो कि v इक्वल्स टू हाफ k x² है, जो v है कि x² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिसके कारण एक पैराबोला ऑब्टेन होगा। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हो। आई डोंट थिंक यू आर दैट मच स्मॉल किड जिसको ये बात अब बोलनी पड़ेगी। अच्छा, राइट डाउन दैट द V, which is the potential energy, is directly proportional to x², which from this we can understand that this is going to be equation of a parabola, hence we obtain a parabola for this। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने हिंदी में उसको एक्सप्लेन किया, you can write it in your own words। आप इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहते हैं, अदरवाइज अगर ये 3 मार्क्स का आता है तो जो वट एवर आई हैव रिटन इज इनफ, फार इनफ। इसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, विच इज़, आप ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, हाफ, या मैं बोल लूँ 1/2 पाई करके बोल लूँ तो 1/2 पाई √of k/m। अब इन सब का भी एक, हम फिजिक्स स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी इसको पता ही होता है कि यह सब हमने कैलकुलेट कर रखी है ऑलरेडी वैल्यूज़, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि 2 पाई न्यू की वैल्यू यहाँ से अगर हम चेक करें तो आ रही है k/m। तो अगर हम 2 पाई न्यू को अगर हम ओमेगा की टर्म्स में लिखें तो व्हाट वी गेट इज ओमेगा, इन केस यू डोंट नो, तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 पाई न्यू को ओमेगा लिख दूँ तो मेरी ओमेगा की वैल्यू आ रही है √of k/m।
स्क्वायरिंग कर दो तो ओमेगा स्क्वायर आ गया k/m, और ये फंडामेंटल एक नॉर्मल फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, तो वहाँ से ये सब कुछ आया है। इन केस यू वांट टू रेफर टू दिस तो आप इसको ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की होती है k/m, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √k/m, 2 न्यू की वैल्यू हो जाएगी √k/m, इससे न्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 √k/m। तो लो जी, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी तो हमने सिंगल एक मास के अकॉर्डिंग लिखी थी, पर अगर यार हमारे पास मल्टीपल मासेस हैं, जैसे हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ 2 मासेस है, तो उसमें हम रिड्यूस्ड मास यूज़ करते हैं। मतलब हम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने k/μ लिखा है, m की जगह मैंने म्यू लिखा है, वो देखो यहाँ पे मैंने बड़े आराम से इसको एक्सप्लेन किया है। आप इसको देयरफॉर या बिकॉज करके ऐसे डाल सकते हो कि म्यू क्या आया है, तो आप लिख सकते हो कि इसमें जो म्यू है 1/μ होता है 1/m1 + 1/m2 के बराबर, या आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी यूज़ कर सकते हो कि म्यू होता है m1m2/m1 + m2। ये दो मासेस के लिए रिजल्टेंट कितना मास आ रहा होगा उसके बराबर होता है, इसको हम रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, ये पोटेंशियल एनर्जी हमने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन की, हमने वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम सब जानते हैं एनर्जी लेवल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल का डायरेक्ट फॉर्मूला, बहुत छोटा सा फॉर्मूला वाइब्रेशनल के लिए, दैट इज v + ½ × h न्यू, v + ½ × h न्यू, v + ½ × h न्यू, करेक्ट। अब इसको जब आप रिपीट करते हो, मैं बोल देती हूँ, उसके बाद ये आप सुन लेते हो और वहीं पे खत्म हो जाता है, दैट्स नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर यू, टाइम वेस्ट हो रहा है अगर आप देख रहे हो ऐसे। तो व्हाट यू कैन डू इज, जब मैं बोल रही हूँ वैल्यू को एक बार रिपीट करो, जब नोट्स लिखोगे उस वैल्यू को जोर से बोल बोल के रिपीट करो। व्हाट हैपन्स बाय दैट इज कि जब आप जितनी बार कोई चीज़ रिपीट करते हो उतनी अच्छी तरह से वो चीज़ आपके दिमाग में जाके फिट हो जाती है। जैसे गाने 10 बार रिपीट करने पे पूरा पूरा याद हो जाता है ना, उसी तरीके से ये सब भी याद हो जाता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है वाइब्रेशनल एनर्जी EV। हमने के पैर में V क्यों लिखा है, V स्टैंड फॉर वाइब्रेशनल। ओके, तो V हमारे पास आ रही है V + ½ h न्यू। अब V क्या है यहाँ पे, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। V यहाँ पे क्या है हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। h न्यू यहाँ पे क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। न्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। आइए जी आगे में बढ़ते हैं। ये तो स्टेप वही पुराने अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, इनको रिलेट कर पाओगे ना, तो हमने जो पहले किया है रोटेशनल वगैरह में, वही सेम स्टेप्स हम आगे भी कर रहे हैं। एक एनर्जी हम निकाल लेते हैं, फिर हम उसमें बाद वाली एनर्जी निकालते हैं, मतलब ई न्यू बार निकालते हैं, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू जो भी आपकी ई न्यू है डिवाइडेड बाय HC। याद नहीं है तो जाकर देखो, एकदम स्टार्टिंग में ही, रोटेशनल की स्टार्टिंग में ही, नॉर्मल जो हम स्पेक्ट्रा कर रहे हैं, डायटोमिक स्पेक्ट्रा रोटेशन का किया था, उसमें भी यही सब कंसेप्ट लगाए हैं। पहले एक ई न्यू की वैल्यू हमने बताई, हाँ जी ये होती है, रोटेशनल के लिए ये है, वाइब्रेशनल के लिए ये है। उसके बाद हम उसमें बार निकालते हैं जिसे हम बाद में न्यू के इक्वल कर देते होते हैं। तो ये ई न्यू बार हमारे पास आ गया। EV जो भी आपकी वैल्यू थी डिवाइडेड बाय HC, H न्यू से नहीं HC से डिवाइड किया गया है। तो इससे होगा क्या, जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास V + ½ एज इट इज पड़ा रह जाएगा। हमारे पास इसके अलावा क्या है, H न्यू बाय HC। अब यहाँ पे क्या होगा, H और H की कटिंग हो रही है, बाहर दिख रहा है आपको, न्यू बाय C बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, न्यू डिवाइडेड बाय C। ठीक है, ये हमारी टर्म जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें बच रही होगी। तो उस टर्म को हमने ओमेगा ई से रिप्लेस कर दिया। उसको हमने किससे रिप्लेस किया है, ओमेगा ई से, ओमेगा ई से। अब आगे का सारा फंडा बहुत क्लियर है, ये मेरा फॉर्मूला है, मैंने जान के ये सॉल्व करके भी दिखाया है ताकि आपको कोई डिफरेंस कोई प्रॉब्लम ना आए। ई फॉर v = 0, ये इसका क्या मतलब है, देखो जब e के पैर में v लिखा हुआ था, अब e के पैर में 0 लिखा है, इसका मतलब v की वैल्यू 0 पुट की है, बस इतनी सी काम है। अब आप यहाँ पे v की वैल्यू 0 पुट करके देख सकते हो। मैंने आपको वो सिंप्लीफाइड लगे, इसके लिए कितना डेप्थ में इसको लिखा है, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू लाइक दैट। बुक्स में आप रेफर करोगे तो उसमें भी डायरेक्टली आंसर्स प्रोवाइडेड होते हैं। मैंने v की वैल्यू डाली 0 और अंदर बचा ½ तो ½ ओमेगा ई आ गया। फिर उसके बाद मैंने 1 डाली वैल्यू, फिर 1 + 1/2 3/2 होती है, तो 3/2 ओमेगा ई हो गया। मैं 2 डालूंगी तो 5/2 ओमेगा ई हो जाएगा। मैं 3 डालूंगी तो 7/2, 4 डालूंगी तो 9/2। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये आंसर्स मेरे पास आ जाएंगे, 5 पे 11/2। ठीक, तो ये 11/2 ओमेगा ई आएगा। ऑलराइट, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने v की वैल्यू 0 डाली तो कहता है ये सबसे लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, सबसे कम यही होने वाली है। तो हाँ जी यही होगी सबसे कम, और ये हमारी लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी। अब आप खुद सोचो, हम बचपन से क्या सोचते आए हैं, क्या हमें पढ़ाया गया है कि जब एक कोई भी एलिमेंट अपनी लोएस्ट स्टेट में होता है उसकी एनर्जी नहीं होती है।
यही हम करते आए हैं। बट हम ये अब देख चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कि नहीं, हर एक में कोई ना कोई 0 पॉइंट वैल्यू आ रही है। रोटेशनल में भी 0 डालने पे भी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो छोटी सी भी वैल्यू जो है ये आती है, मतलब जो लोवेस्ट अपनी ग्राउंड स्टेट में भी हैं प्रेजेंट, उनके पास एनर्जीज होती हैं। दिस इज द प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो E0 वाला था उसको लिख दिया, इट इज़ द लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी। इसके बाद ओके अब यहाँ पे हमने लोवेस्ट वाले के अंदर ही बात की है कि भाई EV की वैल्यू जो है ये 0 पॉइंट एनर्जी क्या है। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिसमें V की वैल्यू आपने 0 पुट कर रखी है। आ सकता है डिफाइंड 0 पॉइंट एनर्जी, तो 0 पॉइंट एनर्जी फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच एग्जिस्ट when vibrational quantum number or V is equal to 0, and this can be found out by EV bar equals to V plus half omega E. Putting V equals to 0, in this we get EV equals to half h nu or EV bar equals to half omega E पर सेंटीमीटर, और उसमें आप जाउल्स लिख सकते हैं। तो देखो ये कितना आराम से हो गया, आपको मैंने वो चीज़ एकदम सामने लिखी है, बस उस चीज़ को इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, एंड वो मैंने बोल दिया है। यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, वीडियो को पॉज करें, लिखें एंड देन वापस से आए। ओके तो यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट एनर्जी वो एनर्जी जिस पे V की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो अब आप देख सकते हो जब V की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू हाफ, V की वैल्यू 1 3/2, 2 5/2, 3 7/2, 4 9/2, एंड दिस वे हमारे पास पूरा का पूरा ग्राफ ऑब्टेन हो गया। तो इस ग्राफ में कोई दिक्कत है? सीधी सीधी लाइनें लगाई हैं, लाइनों में बराबर का फर्क है, 0 से लेकर 4 तक की नंबरिंग लिखी है V के लिए, और उसके लिए हमने 4-5 एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब किया है। बस यही क्वेश्चन है जो 3 नंबर में बड़े आराम से आ जाता है, 3 से इनफैक्ट ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी रहेगी, मतलब बहुत लेंथी तो नहीं, आई हैव टोटल ऑफ आई गेस 4 to 5 पेजेस, 1 2 3 and 4 and 5 6 7 and 8, मतलब मेरे पास कुल मिला के 4 वाइट पेजेस है फ्रंट एंड बैक। बहुत आराम से उसको समझाया गया है हर एक टॉपिक को, जो टॉपिक समझ आ रहा है, लग रहा है कि हाँ बाकी रीड करके हो जाएगा, स्किप करो आगे चल सकते हो, आराम से टॉपिक रहेंगे। कोशिश रहेगी कि हर पेज 20 मिनट्स के अंदर मैं फिनिश कर दूँ। मेरे लिए भी बहुत लेंथी काम है, मैं 2.5 घंटे का वीडियो लगभग बनाने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि एक ही साथ में एक ये वीडियो अपलोड भी हो जाए। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर का क्या मतलब होता है? हेट्रो का मतलब है जिसका न्यूक्लियस अलग अलग हो, तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हों। ठीक, तो अब हमारा हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एक बनाया कि एक स्प्रिंग की तरफ M1 है, एक स्प्रिंग की तरफ M2 है। इस केस में हमारे पास रिड्यूस्ड मास आता है, जो मैंने बोला 2 डिफरेंट मासेस है, M1 और M2। अब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये चीज़ तो आप खुद करके भी देख सकते हो। स्प्रिंग के आसपास 2 हाथ लगाओ, उसको एक दूसरे से दूर लेकर जाओगे, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, एक दूसरे के पास लाओगे, कंप्रेसिंग हो जाएगी, कंट्रैक्टिंग हो जाएगी, एंड विद दिस वी कैन स्किप ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल, एंड कसम से बता रही हूँ सिलेक्शन रूल्स इतनी बार आते हैं ना, और है ही कुछ नहीं इसमें। आप चेक करो, देखो क्या है, कहता है अब यही सेम हम कर चुके हैं रोटेशनल में भी। सिलेक्शन रूल्स फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 1 मार्क में भी आ जाता है। ओनली फॉर द हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल देयर शुड बी चेंज इन द डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि कहाँ लगेगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, कहाँ लगेगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाइब्रेशन ट्रांजिशंस आर अलाउड ओनली फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनके न्यूक्लियस अलग अलग है। देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल है और वो 2 एटम्स का बना हुआ है। ठीक, अब वो 2 एटम्स के न्यूक्लियस अलग अलग होने चाहिए, मतलब वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, मतलब H2Cl2 ऐसे नहीं होना चाहिए, HCl हो गया वैसे चलेगा। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी। तो अब इसके अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे। अब इसके बाद आप चेक कर सकते हो डेल्टा V की वैल्यू किसके बराबर है, +-1 के। ये चीज़ तो हम रोटेशनल में भी करते हैं, जहाँ डेल्टा J की वैल्यू हम +-1 करते हैं। इसका मतलब है कि 2 लेवल्स, मतलब वो ऐसे लेवल्स के बीच में जंप कर सकते हैं जिनमें लेवल का डिफरेंस 1-1 का हो। जैसे ये फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल पर जाएगा, लेकिन फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पर नहीं जा सकता। यही बात कहती है डेल्टा V इक्वल्स टू +-1। डेल्टा V की वैल्यू +1 आएगी एब्जॉर्प्शन के लिए, -1 आएगी एमिशन के लिए, एंड वी आर गुड टू गो। एंड यही हमारे सिलेक्शन रूल्स हैं। इनको आप अगर ढंग से लिखोगे, मैंने पहली लाइन तो पहले बता दी है, दैट द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आर अलाउड ओनली फॉर दिस, एंड फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन टू टेक प्लेस डेल्टा V शुड बी इक्वल टू +-1। उसके नीचे आप मैथमेटिकली इसको भी लिख के छोड़ सकते हैं, एंड ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। सो डेल्टा V इक्वल्स टू +1 रेफर्स टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड डेल्टा V इक्वल्स टू -1 इज फॉर द एमिशन 1। ऐसे लिखेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं आएगी। बड़े आराम से 2 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं काट पाएगी टीचर्स। अब इसके बाद है वाइब्रेशनल
स्पेक्ट्रम फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा था, मैंने कहा था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में डायटोमिक मॉलिक्यूल का कंसेप्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है, बट इट्स स्टिल वर्थ ट्रू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे ले रहे हैं डेल्टा वी की वैल्यू +1 के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर रहे हैं। तो आप पहली लाइन लिखेंगे, स्टडिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ अ डायटोमिक वाइब्रेटर वी गेट, ठीक है। तो आपके नीचे की टर्म्स आ जाएंगे। अब हमने डेल्टा वी की वैल्यू लिख दी है +1। इसका क्या मतलब हुआ, देखो V2 - V1 की वैल्यू होती है ना, डेल्टा वी का मतलब मैंने कितनी बार एक ही चीज़ बोल रखी है, डेल्टा एच का मतलब H2 - H1, डेल्टा एस का मतलब S2 - S1, तो डेल्टा वी का मतलब V2 - V1। कहते हैं इसकी वैल्यू होगी 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ V2 जो है वो 1 + V1 होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, V1 वाले लेवल में जब हम 1 को ऐड करेंगे तब V2 पहुंचेंगे। इसका मतलब यही हो गया ना, जब हम V मतलब V1 वाले लेवल में हम 1 ऐड करेंगे तो V2 में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब V अगर उसको लिखे तो V से हम V+1 पे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वाला लेवल V1 था, उसमें +1 किया तो V2 बन गया। इसका मतलब हम V से V+1 में जाएंगे। डेल्टा V = +1 लेने का ये मतलब हो गया, मतलब हम V वाली एनर्जी लेवल से V+1 वाले में जा सकते हैं। अगर ये V है तो इससे V+1 में जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया 1 से 2 में जा सकते हैं, 2 से 3 में जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, देखो कहता है हमारे पास हम न्यू V बार, देखो मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मैं न्यू को ऐसे करके गंदा सा कुछ बनाऊं ताकि पता चल जाए वो V नहीं है। अब कहता है न्यू V बार, मतलब ये यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है, बहुत बार डिस्कस हो चुकी है इनफैक्ट इससे पहले रोटेशनल वगैरह में भी, कि न्यू V हमारे पास जो ये वैल्यू जो आती है ये हमारे पास EV के अकॉर्डिंग उसी के बराबर की टर्म्स में आती है, EV बार के टर्म्स में, सॉरी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे देखो आप न्यू V बार से हम V से V+1 जा रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्टली E के साथ भी करेक्ट कर सकते हो। ये इतना सा लिखना चाहे तो ये भी आप कर सकते हो कि डेल्टा EV बार किसके बराबर होगा, वो होगा डेल्टा EV+1 - EV के, मतलब V+1 - V के। मैंने यही बताया, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है जब भी किसी का डेल्टा करना होता है। तो फाइनल हमारे पास क्या है EV+1, इनिशियल हमारे पास क्या थी E, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको EV लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एक EV आप कर लीजिए, तो ये आ जाएगी आपके पास EV+1 - EV, तो ये आपके पास चेंज इन EV आ जाएगा। तो बस इसके बाद करना क्या है, इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V + ½ ω E, यही था। तो पहले वाले में तो हमारे पास V की जगह क्या वैल्यू है V+1, तो आ जाएगा V+1 + ½ फिर बाहर ω E। सेकेंड वाला आपके पास V + ½ ω E बचेगा। अब इसकी कटिंग कैसे होगी वो भी मैं दिखा देती हूँ, इनकेस यू डोंट नो। तो हमारे पास सबसे पहले है V ω E, अगर मैं ये ω E अंडर मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर मेरे पास आएगा 1 ω E, फिर मेरे पास आएगा ½ ω E। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी 2 टर्म्स, एक है V ω E, एक है ½ ω E, करेक्ट। अब देखो V ω E प्लस का ये देखो यहाँ के कारण ये नेगेटिव कट हो गया, एक है ये ½ ω E और ये भी नेगेटिव के कारण ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ½ ω E ये भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ω E। तो हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे बच रहा है ω E। तो इसका मतलब जितनी भी लेवल्स हैं उनकी जो स्पेसिंग है वो कितनी हो जाएगी ω E। क्यों, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे डेल्टा E कर दिया, मैंने जनरल बना दिया। इसका मतलब अगर मैं E2 - E1 करूँगी, आप करके देख लेना, जो था आई गेस वो था 3/2 - 1/2 बाहर ω E, तो ये आपके पास 3/2 - 1/2 1 देता है। तो इसका मतलब हर एनर्जी लेवल में डिफरेंस कितना आएगा ω E। ये हमने जनरल फॉर्मूला से भी क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब है इफेक्ट ऑफ आइसोटोप ऑन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। हाँ, तो आपने ये जो देखा ना, यही है डायटोमिक का, इतना सही कंसेप्ट आपको प्रोवाइडेड है, आएगा तो फॉर्मूला लिख के जरूर आ जाइएगा। और इसके बारे में आप थोड़ा सा कंसेप्ट लिख सकते हो कि डायटोमिक वाइब्रेटर में हमारे पास 2 एटम होंगे, हम यहाँ पे हेटेरोन्यूक्लियर को मानते हैं क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। तो इतना ये बेसिक आपका हो जाएगा। हाँ, अगर आपको साथ में अगर आपका आ जाता है ज़्यादा मार्क का, जैसे 3 मार्क का, तो उसमें आप आइसोटोप इफेक्ट को साथ में देना, ठीक है, कि इन पे ऊपर आइसोटोप इफेक्ट कैसे पड़ेगा। देखो, फॉर डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। कहता है अब देखो आइसोटोप्स का क्या सीन है, कहता है एक कार्बन होता है, कार्बन का मास 12 भी होता है, दूसरे कार्बन उसी का भाई है जिसका मास 14 भी होता है। कहता है 12 से 14 वाले को यूज़ करने में क्या फ़र्क आएगा क्या नहीं, चलो जी इसको समझते हैं। मैंने बड़े आराम से सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं, इसको बस आपको अब एक लाइन में फ्रेम करना है। अदरवाइज दिस इज ऑल द गुड एंड द बेस्ट नोट्स दैट आई कुड हैव प्रोवाइडेड टू यू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज आर डिफरेंट। कहता
अलग अलग आइसोटोप, कोई भी एक आपके पास एलिमेंट है उसके अलग अलग आइसोटोप लगोगे, उसके लिए आपकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसीज आएगी अलग आएगी। मतलब आपकी कार्बन 12 जो है अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करेगा, कार्बन 14 अलग फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू की वही वाली वैल्यू हमने यूज किया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय म्यू। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक डायटोमिक वाइब्रेटर। कहता है ये आती है आपकी हार्मोनिक वाले की, ठीक है, हार्मोनिक वाले की फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक डायटोमिक वाइब्रेटर। अब इसके बाद हमने किया है, हमने बोला कि अगर इसमें आइसोटोप ले आओ तो मतलब एक ही पहले वाले की हो गई और दूसरी उसकी आइसोटोप की हो गई, वही चीज़ होगी ना। पहले जैसे मान लो मैंने कार्बन 12 ले लिया, अब मैंने कार्बन 14 लिया है, तो उसके लिए एनर्जी देखो 1/2 पाई तो वही कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है, के भी कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। क्या क्या बदलेगा, एक बदलेगा न्यू, एक बदलेगा आपके पास म्यू, ठीक है, तो आपकी वैल्यूज़ बदल जाएंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देते हैं। लो जी, इनको डिवाइड करो, बहुत आसान है। पहले पहले मैं जैसे डिवाइड करके आएगा पहले वो बता देती हूँ। न्यू के नीचे न्यू बार आएगा, न्यू डैश आएगा, ठीक है। मैं ऊपर का सबको पहले डिलीट करती हूँ और आपको ये सारा दिखाती हूँ। देखो न्यू के नीचे आया न्यू डैश, इस तरफ क्या बचेगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय म्यू, नीचे क्या आएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय म्यू, यहाँ से हटाओ तो 1/2 पाई कॉमन था, हट जाएगा, पहले वो हटा देती हूँ। हाँ जी, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे म्यू बार है, सॉरी म्यू डैश है, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास है क्या यहाँ पे, इस टर्म को अगर मैं पूरा ढंग से एक्सपैंड करके लिख दूँ तो ये ऐसे आएगा। पहली टर्म है अंडर रूट ऑफ k, नीचे अंडर रूट ऑफ म्यू, फिर अंडर रूट ऑफ k, फिर अंडर रूट ऑफ म्यू डैश। इसे होगा क्या आपके पास, इससे आपके पास में डायरेक्टली कटिंग होने वाली है। तो अब कटिंग समझने के लिए साइंस स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग जो मैथ्स के साथ डील करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये न्यू डैश ऊपर आ जाएगा और के अंडर रूट में नीचे चला जाएगा। के की कटिंग मतलब न्यू बाय न्यू बार आपके पास, न्यू बाय न्यू डैश आपके पास क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ म्यू डैश ओवर अंडर रूट ऑफ म्यू के बराबर। अब आप अगर न्यू डैश बाय न्यू मतलब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सॉरी ये वाला आप देख सकते हैं, अगली टर्म उसी से हम लेकर आए हैं। तो देखो बड़े आराम से उसी टर्म को हमने यूज़ किया और यहाँ हमने वो दिखा दिया, दैट इज न्यू डैश बाय न्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू बाय म्यू डैश, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ म्यू बाय म्यू डैश को हमने क्या ले लिया है, रो, हमने पूरा इसको कंसीडर कर लिया। अब इसको हमने रो कंसीडर किया। अब देखो जरा मेरी बात समझो, अब इन्होंने एग्जांपल दे के भी समझाया है, पर यहाँ पे खुद सोचो, अगर मेरा न्यू डैश भारी हुआ तो जैसे अगर न्यू डैश मेरा 10 किलो का हुआ, अब मेरा न्यू सिर्फ 1 किलो का हुआ, चलो उनसे 100 किलो का मान लेते हैं और न्यू मेरा 1 किलो का है, ठीक। तो दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगी तो 1/100 बचेगा, 1/100 ही आ रहा है, उसका अंडर रूट कराऊंगी तो 1/10। इसका मतलब क्या है, न्यू डैश बाय न्यू आ जाएगा 1/10। तो अगर मैं न्यू यहाँ ले जाती हूँ तो क्या हुआ, न्यू डैश मेरा न्यू से 10 गुना कम है। इसका मतलब अगर मैं भारी आइसोटोप उठाकर लाती हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सोचो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हुई, इंक्रीज या डिक्रीज। चलो कोई अभी नहीं समझ आ रहा, आगे टॉपिक साथ में करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाएगा। वैसे अभी फिलहाल के लिए जब न्यू बाय 10 आई तो मतलब उसे 10 गुना कम हो गई, तो डिक्रीज हुई ना फ्रीक्वेंसी, भारी वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आगे जाओ, आगे देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो हैवियर आइसोटोप मतलब स्मॉल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यही चीज़ एग्जांपल लेके भी जान के मैंने समझाई है, आप भी चाहो तो एग्जांपल लेके समझा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखो बुक्स में प्रोवाइडेड नहीं है, मैं खुद उसको एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ में ऑन द स्पॉट क्लिक हो जाए आपके दिमाग में कि हाँ ये चीज़ कैसे आई। जैसे अभी मैंने एक और एग्जाम्पल देके समझाई, एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने पहले वाले का न्यू ले लिया 1, दूसरे वाले का ले लिया 2, तो न्यू डैश बाय न्यू करूँगी अंडर रूट ऑफ 1/2 आ गया, क्योंकि फॉर्मूला में है कि अगर ऊपर न्यू डैश है तो न्यू डैश नीचे होगा, तो कर दिया। अब इसके बाद क्या आ गया, कहता है कि न्यू डैश जो है वो अंडर रूट ऑफ 1/2 ऑफ न्यू आएगा, मतलब न्यू को 1/4 से डिवाइड करोगे तब जाकर न्यू डैश बनेगा, तो इसका मतलब न्यू डैश छोटा हो गया ना। इसका मतलब हैवियर वालों की फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन अगर हम लाइट वाला ले लेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, हैवियर फ्रीक्वेंसी लेस, लाइट की फ्रीक्वेंसी मोर। तो ये हम इसके हिसाब से कर सकते हैं। एंड हम एक और चीज़ जानते हैं, ई की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा, इसका मतलब हैवियर वालों की एनर्जी भी कम, फ्रीक्वेंसी भी कम, लेकिन लाइटर वालों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी दोनों ज़्यादा। और ये भी होता भी है, अब कोई भारी इंसान है 210 किलो का, क्या आपको लगता है उसमें बहुत एनर्जी होगी, वो यहाँ से लेके 2-3 किलोमीटर भाग लेगा तेज? नहीं, पर कोई लाइटर इंसान ज़्यादा जल्दी भागेगा ना, ये सिंपल सी चीज़ है, तुम जानते हैं।
अब यहाँ पे हमने v बाय 1/2 रहा था, हमने उसके सामने क्या ऐड ऑन कर दिया है, रो ओमेगा ई, ये हमारे पास ई वी डैश बार के लिए है। तो अब इससे क्या होगा, कहते हैं यहाँ से देखो आपके लेवल जो थोड़े वो शिफ्ट हो जाएंगे। पहले आपके आप देख सकते हो पहले सब में डिफरेंस कितना था ओमेगा ई का, अब आपका ओमेगा ई का डिफरेंस में भी थोड़ा चेंज आ जाएगा, ठीक है। और आप पहले देख सकते हो मैंने रेड पेन से बनाया, दैट इज ओमेगा ई, 2 ओमेगा ई, 3 ओमेगा ई, 4 ओमेगा ई, कुछ इस तरह से थे, मतलब दोनों के बीच में ओमेगा ई का फर्क दिख रहा था। पर अब डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है हैवियर वालों के लिए, उसकी जो लाइन आपको शिफ्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। इसके जो लेवल्स हैं उनकी एनर्जीज जो है वो डाउन होती होती दिख रही है। तो आप देख सकते हो आइसोटोप के लिए इसमें कितना कुछ प्रोवाइडेड है, दिखने में बहुत छोटा है बट इसमें बहुत कुछ प्रोवाइडेड है। आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करते चलोगे तो बड़े आराम से 2-2 पेजेस इसके आराम से किसी भी टॉपिक के आप भर सकते हैं, ठीक। हाँ, ऊपर डायटोमिक वाले का अगर आ जाता क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज़्यादा का, तो आप 2 मार्क्स के लिए भी आता है तो 1 मार्क की डेफिनेशन, 1 मार्क का ये, और अगर 2 मार्क्स से ज़्यादा का आता है जैसे 3 मार्क का आ जाता है तो आइसोटोप वाला इफेक्ट आप साथ में उसको दे दीजिए, बेटर रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी देखो अभी ऊपर जो हम बात करके आए वो किसके लिए करके आए, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। हार्मोनिसिटी एनहार्मोनिसिटी दोनों की वो मैंने डेफिनेशन भी बेस जान के लिखी है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो एनहार्मोनिसिटी इज द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हार्मोनिक बिहेवियर। कहता है जो नॉर्मल आपका हार्मोनिक बिहेवियर होता है ना, कि मतलब जैसे मैंने पेंडुलम यहाँ से छोड़ा है तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, फिर वापस फिर यहाँ से यहाँ आना चाहिए, तो ये मेरा हार्मोनिक बिहेवियर है। ऐसे अगर लगातार पूरा दिन करता रहा, मतलब आपकी स्विंग से पूरा दिन लगातार उतने ही एरिया में घूमती रही, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में घूमती रही सेम पोजीशंस पे, तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। पर रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, खुद सोचो, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? आपकी स्विंग छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे कम नहीं होती, जितनी मर्जी स्पीड की, जितनी मर्जी आप चाहे पूरे स्विंग को इतनी जोर से घुमाओ कि वो एकदम पूरा सर्कल घूम जाए, उसके बाद भी चाहे वो 10 बार सर्कल घूम घूम के ही रुके, लेकिन वो एट अ टाइम जाकर रुक जाती है। एक तो उसमें एयर रेजिस्टेंस आती है, एक उसमें थोड़ी और आगे से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस थोड़ी सी लग जाती है ऊपर रोप के कारण इसकी, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डैम्पिंग हो रही है ना। तो उससे उसका जो नॉर्मल हार्मोनिक बिहेवियर था वो कम होता जा रहा है, तो बस उसी को हम एनहार्मोनिक बिहेवियर कहते हैं। अब एनहार्मोनिसिटी क्या होती है, इट इज़ द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हार्मोनिक बिहेवियर। कहता है आपका जो भी नॉर्मल हार्मोनिक बिहेवियर है ना, उसे अगर थोड़ा सा डेविएशन, उसे जरा सा अगर चेंज आएगा, उसको हम एनहार्मोनिसिटी कहेंगे। एज हार्मोनिक ऑसिलेटर आर कंसीडर्ड फॉर रिजिड बॉन्ड। और हाँ, सबसे मेन बात, ये तो मैंने स्विंग वाली बताई ना, अब यहाँ पे देखो कहते हैं हम क्या मानते हैं, रोटेशनल में याद होगा हमने रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल वाला कोई सीन किया था, याद है? उसमें हमने क्या बोला था, बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग है, बॉन्ड एकदम रोड की तरह आप ले सकते हो। पर कहते हैं ऐसा नहीं होता, बॉन्ड जो है थोड़े इलास्टिक नेचर के होते हैं, जिसके कारण बॉन्ड अपने आप में थोड़े से एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं, थोड़े पास भी आ जाते हैं, थोड़ा दूर थोड़ा पास, मतलब बॉन्ड जो है वो थोड़ा इलास्टिक नेचर का है, बढ़ और घट सकता है। तो कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में रिजिड बॉन्ड होते हैं, हाउएवर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन ऑल द बॉन्ड्स। कहते हैं लेकिन रियल लाइफ में अगर हम बॉन्ड्स देखें, सारे बॉन्ड्स में क्या होती है, इलास्टिक नेचर होता है। एज इफ स्ट्रेचिंग इज इंक्रीजिंग, रीस्टोरिंग फोर्स गेट्स वीकर एंड देयर आर लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, हेंस ब्रेकिंग बॉन्ड। अब कहता होगा क्या, जब आप इनकी, अब जो देखो खुद सोच कर हाथ में लेकर देखो, एक रॉड लो, रोड को दोनों तरफ से इक्वल खींचो, ठीक है, क्या होगा, कैसे लगा, दोनों तरफ से खींचने पे रोड टूटती है? कभी खींची है रोड? कैसे टूटती है? कभी भी लकड़ की कोई बांस का टुकड़ा है, उसको कैसे तोड़ा होगा, उसको पैर के बीच में ऐसे दबाया तो टूट गया, ऐसे मारा किसी चीज़ पे जोर से, आधा आधा मारा तब टूटा। ऐसे दोनों तरीके से बराबर खींचने से टूटता है? नहीं टूटता। लेकिन ऐसे ही अगर कोई इलास्टिक ले लो या कोई रबर बैंड ले लो, ठीक है, रबर बैंड भी, रबर बैंड छोड़ो, वो जो दही वाले यूज़ करते हैं, वो जो नॉर्मल वाले रबड़ वाले प्लास्टिक वो होते हैं जो, उनको यूज़ कर लो, चाहे उनको यूज़ करते हुए क्या हम देख रहे हैं भाई, दोनों तरफ से बराबर खींचो, दोनों तरफ से क्या करो, दोनों तरफ से उसे बराबर खींचो, दोनों तरफ से खींचोगे, बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, करेक्ट, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक था नेचर में, और दोनों तरफ से खींचने पे ही रबर बैंड जो है वो टूट गया। अब यहाँ पे हमारी रॉड क्यों नहीं टूटी, उसका वही रीज़न है भाई कि वो इलास्टिक नहीं थी। तो कहते हैं अब आपके पास जो एनहार्मोनिक बिहेवियर होगा, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, उसमें आप देख सकते हो कि भाई ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड आने के कारण बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग के ऊपर बेस्ड है ये सारा का सारा। ऑलराइट, तो अगर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास वी आर की वैल्यू करते हैं। वी आर की वैल्यू क्या है, आई गेस मुझे इसके मतलब मैंने फ्रंट 2 कर दिए, 2 और कर दिए, मैं इसको इसी में इसकी वीडियो को रोकूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आई गेस ये जाने में टाइम लगेगी। कोई बात नहीं, इसके 2 पार्ट्स में आ जाएगी वीडियोस, एंड इट विल बी वर्थ नोट गोइंग थ्रू द वीडियो। इससे पूरा को पूरा एक बार में आधा सेक्शन कवर हो जाता है, और ये 2-2 बार की वीडियोस है लगभग। हर एक वीडियो आपको, अभी हम 3rd पेज पे आ चुके हैं एक हिसाब से, और वो 40 मिनट्स लगे हैं। अगले पेज पे हम आते आते ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का एक
एक पार्ट होगा, तो 2 पार्ट्स आएंगे 2 घंटे के अंदर, आपका ये टॉपिक खत्म हो रहा है एग्जाम से पहले दिन भी देखा, इट्स ऑल डन। ओके नाउ अब हमारे पास इस पर फिर से देखते हैं। एन हार्मोनिसिटी इज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हार्मोनिक बिहेवियर एज हार्मोनिक ऑसिलेटर आर considered for rigid bond. However, there is some sort of elasticity in all the bonds as if the stretching is increasing restoring force। कहता है जब हम स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेच करते हैं तो जिसके कारण रिस्टोरिंग फोर्स और बढ़ जाती है। एक मिनट, सॉरी, जब हम स्ट्रेचिंग को इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स कम पड़ जाती है और इसके कारण ज़्यादा लंबे लंबे एम्पलीट्यूड्स होते हैं। मतलब आप खुद सोचो ना, जब आप एक इलास्टिक को स्ट्रेच करते हो कितना ज़्यादा, अपनी जितना वो हो सकता था ना स्ट्रेच, उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रेच हो जाता है और उसके कारण वो टूट जाता है। तो इन सिमिलर वे यहाँ पे भी बॉन्ड्स टूट जाते हैं। अब यहाँ पे हमने वी आर लिया है पोटेंशियल। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो इसको किस हिसाब से लिख रखा है। देखो डी क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब डिसोसिएशन का मतलब होता है एक बॉन्ड का 2 भागों में टूट जाना। तो डिसोसिएशन एनर्जी अभी किस साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 माइनस ई, और ई की पावर में क्या है ए के साथ में क्या है आर इक्विलिब्रियम माइनस आर, और ये पूरी टर्म का आगे से स्क्वायर ई की पावर में है। मतलब ई की पावर में है ए इंटू आर एट इक्विलिब्रियम माइनस द आर और इसका स्क्वायर। तो ये आपकी ई की पावर में है। आपको ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बार के लिए आपने लिखा है, करेक्ट। ओके, तो कहते हैं इसके बाद हमने ये जो पोटेंशियल है ना, इसको अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो थोड़ा देखो क्या फ़र्क है, पहले वाली वैल्यू तो याद होगी, वाइब्रेशनल के लिए यही थी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, देखो 1 v प्लस हाफ का स्क्वायर हो चुका है, ओमेगा ई के साथ में एक नई टर्म आ चुकी है दैट इज एक्स ई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वी आर, अब मान लो आपको ये वी आर वाली वैल्यू भूल गई तो कह दो अप्लाइंग द पोटेंशियल ऑफ इट इनटू द श्रोडिंगर इक्वेशन वी गेट दिस। तो बड़े आराम से हो जाएगा भाई, ई न्यू बार की आपके पास वैल्यू जो है, ई वी बार की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो वी की वैल्यू 0 1 2 3 है, वही आपका जो नॉर्मल हम वी यूज़ कर रहे थे। एक नई टर्म एक्स ई आई है। अच्छा मेरे को बताओ भाई, न्यू ई हम ओमेगा ई किसको यूज़ करते थे, न्यू बाय सी को या सी बाय न्यू को? अगर चीज़ अभी तक याद है तो इसका मतलब आप ढंग से पढ़ रहे हो, अदरवाइज नहीं तो बंद कर दो, बाद में पढ़ लेना क्योंकि अभी आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी भूल गई तो। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स ई। कहता है एक्स ई आपके पास एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। तो देखो आपका एन हार्मोनिक बिहेवियर लेकर कौन आया है, एक्स ई। मान लो अगर आपका एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट 0, इसका मतलब बिल्कुल अनहार्मोनिसिटी नहीं है, तो ये टर्म कट जाएगी। आपकी एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, नॉर्मल वाइब्रेशनल के बराबर आएगी। यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी डेप्थ में समझाया जा रहा है। ठीक, ऑलराइट। अब इसके बाद है एक्स ई इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। कहता है पॉजिटिव वैल्यू होती है और छोटा होता है वैल्यू में, तो ओमेगा ई एक्स ई जो है वो ओमेगा ई से छोटा होता है। अब ये चीज़ भी प्रूव कर देती हूँ, एक आपके पास है ओमेगा ई, एक आपके पास है ओमेगा ई एक्स ई। मैं कह रही हूँ जो एक्स ई है वो स्मॉल है। स्मॉल का मतलब आप एक हिसाब से मान सकते हो कि ये पॉइंट्स में है, 0.1 हो गया जैसे। तो ये आपके पास जैसे 7 है, 7 को 0.1 से मल्टीप्लाई करके 0.7 बन जाता है, और यहाँ आपके पास 7 है तो कौन बड़ा होगा, 7 ही ना। तो इसी तरीके से एक्स ई जो है छोटा नंबर है और पॉजिटिव इन नेचर है। नाउ हैंस एनर्जी लेवल आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, अनइक्वली स्पेस्ड एंड द स्पेसिंग डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग वी। कहते हैं जैसे जैसे आप यहाँ से वी की वैल्यू बढ़ाओगे तो उसका स्क्वायर होता जाएगा, करेक्ट। तो उसका स्क्वायर होता जाएगा तो आपकी ये जो पहली वाली वैल्यू है उसमें से वैल्यू बड़ी सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, करके आप देख सकते हैं। आप इसको फॉर इक्वल टू 0 करके देखें पहले, तो आप 0 के लिए करेंगे तो आपके पास आएगा हाफ ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। अगली टर्म के लिए आप करते जाएंगे तो आपको इसमें देखिएगा आपको कितने लार्ज चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। इसके कारण क्या हो रहा है, इनकी जो स्पेसिंग है वो घटती चली जाएगी, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे स्पेसिंग कम होती जाएगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है, वी बढ़ाने से स्पेसिंग कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि अनइक्वली स्पेस्ड है। और आप फॉर्मूला वैल्यू पुट करके देख भी सकते हैं, आप 2-3 एग्जाम्पल देने को चाहें तो दे भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट एनर्जी फिर से निकाल के दिखाई भी है, वही जो भी 2 मिनट पहले निकाली थी। अभी 0 पॉइंट एनर्जी निकालने के लिए हाफ ओमेगा यहाँ पे भी था, हाफ ओमेगा इसमें भी था, तो दोनों को कॉमन निकाला, 1 यहाँ से बचेगा क्योंकि यहाँ पे और कुछ था नहीं, यहाँ एक हाफ और एक्स ई बच गया। तो कहते हैं ये आपके पास आ गई 0 पॉइंट एनर्जी। नहीं निकाल पा रहे हो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ के इसको लिख दोगे 0 पॉइंट एनर्जी, तो कोई नंबर नहीं आपकी काटेगा। तो 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर हमने निकाल दिया। अब इसके पास सिलेक्शन रूल्स क्या है, सिलेक्शन रूल बड़े मस्त है, जबरदस्त। क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू +-1 +-2 +-3 +-4 कुछ भी, इसका मतलब नीचे वाले लेवल से लेवल 1 से लेवल 2 पे जा सकता है, लेवल 1 से लेवल 3 पे जा सकता है, लेवल 1 से लेवल 4 पे भी जा सकता है, लेवल 10th पे भी जा सकता है।
और उनसे ये वापस नीचे भी आ सकता है। +-1 का ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइब्रेशनल के लिए क्या थी, डेल्टा वी की वैल्यू +-1, रोटेशनल के लिए क्या थी, डेल्टा जी की वैल्यू +-1, एनहार्मोनिक के लिए क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू +-1, +-2, +-3, प्लस एनी नेचुरल नंबर। करेक्ट। ये देखो मैंने करके दिखाया भी है इसको, और इसमें कुछ एक और चीज़ें साथ में और बताई भी है। देखो सबसे पहले आपका जब 0 लेवल से 1 लेवल पे जाता है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल, जिसमें एनर्जी यूज़ हो रही थी उसको फंडामेंटल एनर्जी कहते हैं। पर जब हम 0 लेवल से अपनी औकात से बाहर 2 लेवल पे जाते हैं तो इसको कहते हैं ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन होगा जब आप 0 से 2 पे जा रहे हो, पहले आपने औकात बढ़ाई, औकात से बाहर का देखा। जब आप 0 से 3 पे जाते हो, जब आप बहुत ही औकात के बाहर चले गए तो उसको सेकंड ओवरटोन कहते हैं। ऐसे 0 से 4 पे जाओगे तो थर्ड ओवरटोन आएगा। स्टार्टिंग से देखें, 0 से 1 पे आपकी जो एनर्जी आएगी वो फंडामेंटल एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी, वही डेल्टा वी इक्वल्स टू +1 वाली। लेकिन जब आप 0 से 2 जाते हो तो आपके पास वो आएगी फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 जाने पर आएगी आपके पास सेकंड ओवरटोन। तो ये बड़े आराम से मैंने दिखाया है, ये एग्जांपल यूज़ करके दिखाया है, शायद बुक में ये है भी नहीं। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने चीज़ बताई भी है। देखो 0 लेवल से 1 पे जा रहे हैं तो पहली फंडामेंटल निकाल दी है, उसकी वैल्यू सॉल्व करके भी दिखाई है। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करना मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, ठीक है। हमने इसमें से फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है, तो डेल्टा ई की वैल्यू जो आएगी अब आप उसके अकॉर्डिंग इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपके फर्स्ट जो फंडामेंटल वैल्यू है उसमें 1/2 2 एक्स ई और बाद में ओमेगा ई बचा है। नेक्स्ट में 1/3 बचा है, ठीक है, हाफ नहीं था वो 1-2 था, तो यहाँ पे 1-3 एक्स ई ओमेगा ई बचेगा। तो आप ये करके आप देखना चाहें तो उसको ट्राई करके देख सकते हो। 0 वाले लेवल के पहले निकालो, यहाँ पे आप 0 वाले लेवल के निकालो, 2 वाले लेवल की निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये आंसर्स देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली। कुछ मुश्किल नहीं है, एक भी चीज़ की मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं आएगी इसमें। अब आप यहाँ देख सकते हो, यही चीज़ दिखाई थी ना मैंने, थी ना ये चीज़, ध्यान में है, स्टार्टिंग में ही किया था पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हमने एक्स इस तरफ एक्स किया था, इस तरफ -x किया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी। अब मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन लेकर आ रही हूँ, जो मेरे बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉन्ड है, और बॉन्ड के बीच में ये जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम r कहते हैं, और इक्विलिब्रियम में वो r eq के बराबर है। बाद में अगर स्ट्रेस या कंप्रेस करने के कारण कम बढ़ हो जाती है तो उसको r कह देंगे, ठीक है। और वो r ही हमारी क्या हो जाएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। देखो ना r eq आपका ये था, अब उसमें थोड़ी इतनी बढ़ गई एक्स्ट्रा, तो आपकी अकॉर्डिंगली हम उसको r बोल सकेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट को। तो इक्विलिब्रियम को वाले को बीच में लिखा, बाकी अब आप देखो कहते हैं जो हमारा नॉर्मल होता है उसमें कैसे जा सकते हो, बड़े ध्यान से इसको देखो। 0 से 1 का रखा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और लेवल की स्पेसिंग, दो चीज़ें आप देख सकते हो, एक तो स्पेसिंग इक्वल, और एक 0 से 1, 1 से 2, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू +-1 कर रखी है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप दूसरी, और मैंने यहाँ पे +1 ही लिया क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को रीड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एमोनिस वाले में तो आपका वैल्यू पूरा ही काया ही पलट गई है, ऐसे आपके पास पूरा का पूरा आ रहा है। स्पेसिंग आप देख सकते हो विद टाइम कम हो रही है। V0 से आप V1 से, मतलब V0 से आप V1 V2 V3 सब पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एक DOD की टर्म है, आगे भी जाके इन टर्म्स का रेफरेंस आएगा, तभी हम इस टर्म्स को फिर से देखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब ये क्या है, ये है वाइब्रेशन और रोटेशन का मिश्रण, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा बाकी तो रमन वगैरह वाले ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब वाइब्रेशनल और रोटेशन का क्या मतलब है, देखो पहले भी हम ये बात थोड़ी डिस्कस कर चुके हैं। देखो वाइब्रेशन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, तो वाइब्रेशन वाले के लिए जब वो इतनी सारी एनर्जी ले लेता है, मतलब 10 लाख रुपये उसने ले लिया, तो क्या ऊपर से वो 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता, मांग ही लेगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा ना अपने पेरेंट्स से। तो अगर जब वो वाइब्रेशनल के एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है तो वो नीचे वाले के रोटेशन के जो लेवल होते हैं उनसे भी वो ऊपर वाले लेवल पे जा सकता है, ठीक है। मतलब जब वो जा ही रहा है यहाँ से फ्लाइट की टिकट करके कनाडा जा ही रहा है, तो वो कनाडा में नाइग्रा फॉल्स देखने क्यों नहीं जा सकता, ऑब्वियसली जा सकता है, ठीक है। जब उसने एक बड़ा स्टेप ले लिया तो छोटे स्टेप्स तो साथ साथ में ले ही सकता है। तो बस यही सी चीज़ है यहाँ पे। तो जब हम वाइब्रेशनल के लिए इतनी एनर्जी हम दे चुके हैं कि वाइब्रेशनल में चेंज आए, तो इतनी तो उसको मिली जाएगी कि वो रोटेशनल वाले में भी चेंज कर ले। मतलब आप किसी को 10 लाख रुपए दे रहे हो कि ये अपना काम कर लो, उसमें से वो थोड़े बहुत पैसे चाहे बचाने ही हो, बचा कर वो अपना घूमने फिरने जाने का जो आगे जाने का प्रोग्राम है वो भी वो कर ही लेगा। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे बड़ा सिंपली मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आप इस बारे में और भी आप बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे कहता है जो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो सिर्फ लिक्विड्स में होता है, ये बात आप लिख सकते हो। देखो इसमें इंग्लिश लिखने की गलती है, कुछ है जो रह जाएगा यहाँ पे। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड ओनली फॉर द लिक्विड्स, वेयर एज इन द केस ऑफ गैसेज ड्यू टू रैंडमनेस व्हाट वी ऑब्जर्व इज अ वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मतलब वी ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ द टू स्पेक्ट्रम। और ये किस रीजन में होगा भाई, कहता है यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, आपके पास जो वाइब्रेशन है और रोटेशन का मिक्सचर आ जाएगा। फिर से लिक्विड वाले में सिर्फ वाइब्रेशन, पर गैस वाले में दोनों। सॉलिड वाले का क्यों नहीं लिखा सोचो,
तब तक आगे बढ़ते हैं। अब बॉर्न ओपेनहाइमर क्या होगी? बॉर्न ओपेनहाइमर हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी, उसमें हम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक सारी डालते थे। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों को डाल रहे हैं, एक है रोटेशनल, एक है वाइब्रेशन। मतलब EJ लिख लो आप बुक के अकॉर्डिंग, बुक से बुक वेरी कर सकता है। यहाँ पे R था इसलिए मैंने R के अकॉर्डिंग लिखा, आप J कर लेना। EJ EV, R रोटेशनल के था, अदरवाइज आप J यूज़ करो, मैक्सिमम बुक में J। तो EJ प्लस EV कहता है आपका जो टोटल E आ जाएगा ना, वो EJ प्लस EV आ जाएगा, मतलब रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी के आपके बराबर आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी दो को मिलाकर आएगी, एक आएगी आपके पास J वाली, मतलब रोटेशनल की फ्रीक्वेंसी प्लस वाइब्रेशनल की फ्रीक्वेंसी। बहुत ही आसान है, अगर आपने दोनों में से अच्छे से समझे हैं तो आप ये बहुत दोनों ही लगातार साथ साथ में ढंग से कर भी सकते हैं, नहीं समझे हैं तो फिर बात ही अलग है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ J की टर्म्स में दे रखी है, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी V दे रखी है। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ V याद आ गई होगी, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की है। फ्रीक्वेंसी ऑफ J भी J+1, काफ़ी सॉल्व भी किया था इन सबको, वहाँ से ये ऑब्टेन किया था। तो ये दो एक्सप्रेशन कब हम यूज़ करेंगे, तो टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दोनों का सम टोटल आ जाएगी, मतलब दोनों को मिलाकर आ गई। क्योंकि यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया है, जब V का एक लेवल होता है तो उसके अंदर J के सब लेवल होते हैं, J की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होता है V के एक लेवल में, तो V के अगले लेवल में भी यही होंगे। तो ये चीज़ है, देखो ना, V का एक लेवल, V का दूसरा लेवल, V के एक लेवल में लेवल्स, V के दूसरे लेवल में रोटेशन के लेवल। जब वो एक लेवल से दूसरे पे जाता है तो रोटेशन में भी नीचे से थोड़ा ऊपर वो स्किप कर जाता है। आप ये आगे डायग्राम देखेंगे उससे और अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटैम्प्ट करके आना, ये क्वेश्चन है इकलौता जो मुझे लगता है 5 मार्क्स तक की इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में अभी तक तो। ओके, अब इसके बाद आप देख सकते हैं, कहता है सेम वाइब्रेशनल लेवल में नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। जो मैंने बात बोली वही बात यहाँ लिख भी रखी है। कहता है हमें पता है डेल्टा V की वैल्यू +-1 होती है, डेल्टा J की वैल्यू भी +-1 होती है। हम दोनों के सांझे वही केसेस लिए हैं, +-1 वाले। इसके बाद आप फिर से वो वैल्यू भी लिख सकते हो, डेल्टा V = +1 एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, डेल्टा J = +1 एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, बल्कि डेल्टा V = -1 और डेल्टा J = -1 एमिशन के लिए होता है। वही चीज़ है ना, कुछ गलत थोड़ी बता रही हूँ, एकदम सिंपल। अब इसके बाद आ जाते हैं चेंज। देखो वही सब में एक ही स्टेप्स चल रहे हैं, उसके बाद अगर दिक्कत आ रही है तो ये आप में दिक्कत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने न्यू की वैल्यूज़ निकाल दी, बोल दी, पहले भी यही किया था। ये न्यू क्या है, ये न्यू बार क्या है, ये वही है ना, आपके पास EV की जो भी वैल्यू होती है, EV बार जो आपका होता था EV / H न्यू के बराबर, वही चीज़ है ना, वही चीज़ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ये न्यू बार है, अब इसमें कहता है चेंज इन न्यू बार कितना होगा, वहाँ पे भी निकाला था एनर्जीज में डिफरेंस क्या होगा, एक दो लेवल के बीच में, कोई भी रैंडम दो लेवल के बीच में। तो उसके लिए क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसमें फाइनल की वैल्यू में क्या किया, B तो एज इट रहेगा कांस्टेंट है, J' + 1 J' प्लस V' + ½ ω माइनस V' + ½ का स्क्वायर ω/XC। इसमें से माइनस क्या करेंगे, BJ+1 प्लस V+1/2 ω/E माइनस V+1/2 का स्क्वायर ω/XE। अब इसमें डाल दो जी V की वैल्यू 0 से 1, जिसका मतलब आप V की वैल्यू ले लो 0 और हम 0 से ऊपर वाले लेवल पे जा रहे हैं। ऊपर वाला लेवल कौन सा है, 1, मतलब V आपका 0 आ गया, V' आपके पास 1 आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने V' की वैल्यू डाल दी, ठीक है, हमने और V की वैल्यू डाल। देखो जब मैंने V 0 डाला तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ½ ω/E और यहाँ पे बचेगा 1/4 ω/XC, वही चीज़ें लिखी है। और BJ वाली टर्म तो एज डिसकंटिन्यूड रहेगी। ऊपर वाली टर्म्स में आपके पास जो है वैल्यूज़ हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके हमारे पास काम जो है वो डन हो जाएगा और आगे की चीज़ हम इसमें देख सकेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी एक B वाली वैल्यू ये थी, एक ये थी, उनमें से B वाली टर्म्स को कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे हमने अभी तक की जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती थी उसमें कोई ना कोई टर्म यूज़ करते थे, कोई बड़ी टर्म को छोटी करने के लिए, बस वही कर रहे हैं। अब इसके बाद जो जो बच गया, क्या बचा है, 3/2 ω/E माइनस 9/4 ω/XC ω/E/2। तो देखो 3/2 ω/E माइनस ω/E/2 कितना होएगा, सिर्फ ओमेगा ही बचेगा, तो बस उसको सब्ट्रैक्ट करके हमने इसमें लिख दिया। सिमिलरली हमारी दूसरी टर्म थी -9/4 ω/XC और दूसरी थी +1/4। तो -9 + 1 करोगे तो कितना आएगा, -9 + 1 क्या हुआ, -8/4 करोगे क्या आएगा, -2, तो आ गया -2 ω/XE। अब इसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए, इतनी छोटी मैथ्स भी अगर नहीं आ रही तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम, पेपर में नहीं हो पाएगा, चाहे अभी समझ भी जाए। सिंपली देखो बस सब्ट्रैक्ट किया है, सेम टर्म्स को इकट्ठे किया, जो सब्ट्रैक्ट हो थे सब्ट्रैक्ट किया, कितना आसान हो गया। क्या बचा है, पहली टर्म क्या है, देखो ध्यान से, ओके,
तो यहाँ पे सारी सारी टर्म्स लिखाऊँ मैं, अब बतानी पड़ेगा। चलो ये भी देख देती हूँ। अंदर हमारे पास अगर हम ये पूरी टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज जे डैश जे प्लस वन है एक टर्म, और एक है माइनस जे प्लस वन वाली टर्म। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास पूरी वैल्यू इस तरह से आएगी, दैट इज जे डैश माइनस जे एक, जे प्लस जे डैश प्लस वन। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज यू विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। जे डैश फिर प्लस जे डैश माइनस जे स्क्वायर माइनस जे, ये आपकी टर्म्स आ रही थी। ठीक है, हमने अंदर कौन कौन सी टर्म्स छोड़ी है, हमने अंदर छोड़ा है जी जे, एक जे डैश, ठीक है ना। ये जे स्क्वायर को भी मैं जे करके लिख देती हूँ, जे दो बार लिख देती हूँ। तो हमने एक छोड़ा अंदर जे, मतलब इस वाली टर्म में अंदर एक जे छोड़ दिया होगा। एक अंदर हमने छोड़ा है जे डैश को, तो मतलब हमने इस वाली टर्म में एक जे डैश छोड़ दिया होगा। ठीक है, और इसके बाद हमने जे डैश माइनस जे को बाहर ले गए। तो देखो अगर मैं पूरे में से जे डैश माइनस जे को बाहर ले जाऊंगी तो इस वाली टर्म के पीछे क्या बचेगा, जे डैश, और इस वाली टर्म में क्या बचेगा, प्लस जे। ठीक है, तो क्योंकि मैं माइनस जे बाहर लेकर जा चुका, मतलब माइनस और जे बाहर चला चुका प्लस जे बचेगा। अंदर की जो टर्म्स आ जाएंगी दैट इज जे डैश माइनस जे, वो तो बाहर चला गया, उसकी जगह बचेगा वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है जे डैश माइनस जे मल्टीप्लाइड बाय जे प्लस जे डैश प्लस वन। आगे हमारे पास क्या है, ओमेगा ही हमने कॉमन निकाल दिया, वन माइनस टू एक्स ई आ गया। अब ये जो ओमेगा इंटू वन माइनस टू एक्स ई था, इसको हमने ओमेगा नॉट लिख दिया, और इसकी वैल्यू, इसको हम कहते हैं बैंड सेंटर और ओरिजिन, बैंड का सेंटर या ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन की वैल्यू हो गया जो हमारी ओमेगा नॉट है, दैट इज ओमेगा ई इंटू वन माइनस टू एक्स ई। तो हमने देखो सब कुछ आसानी से कर दिया। क्या है देखो, ओमेगा नॉट प्लस बी जे डैश माइनस जे प्लस जे डैश प्लस वन। कहता है जे डैश माइनस जे क्या होता है, चेंज इन जे। करेक्ट, ये तो चीज़ हमें पता ही है। कहता है पहली ट्रांजिशन के लिए जे डेल्टा जे की वैल्यू अगर हम प्लस वन मान लें, अगर हमने डेल्टा जे मतलब चेंज इन जे की वैल्यू प्लस वन मान ली, मतलब जे डैश माइनस जे की वैल्यू प्लस वन, मतलब जे डैश होगा जे प्लस वन। मतलब नीचे वाले लेवल में एक ऐड करने पे जे डैश अगर आएगा तो उसको कैसे करेंगे। तो कहता है आप जे की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 यूज़ करके आप डायरेक्टली वैल्यू इसमें ऑब्टेन कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली, मेरे अकॉर्डिंग तो इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इसको डायरेक्टली आप यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि डेल्टा जे की वैल्यू 0 1 2 3 वगैरह हो सकती है। आपकी डेल्टा वी की वैल्यू इन दैट केस इतनी आपकी सॉल्व होकर आ जाएगी। आप देख सकते हो वैसे यहाँ पे भी पहली वाली टर्म ओमेगा नॉट ही रहेगी, प्लस हमने बोला जे डैश माइनस जे होता है डेल्टा जे, और हमने भी वो प्लस वन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगी हमारे पास, बी बचेगा। फिर हमारे पास अंदर क्या है, जे डैश प्लस जे, फिर से वो वन, अगर हम यहाँ पे किसी एक में टर्म में चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास जैसे जे में अगर हम छोड़ रहे हैं तो जे डैश को लिख दो जे प्लस वन। इस वाले को मैं थोड़ा करा देती हूँ, चलो। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं ये टर्म को ऐसे लिख दूँ तोड़ के, जे को जे रहने दूँ, जे डैश को लिख दूँ जे प्लस वन जो हमने अभी किया, और एक प्लस वन, तो अंदर क्या बचेगा, टू जे प्लस टू। इसमें से मैं दो बाहर ले जाऊंगी तो क्या बचेगा, जे प्लस वन, सॉरी जे प्लस वन। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 इंटू जे प्लस वन, बाहर बी था ही, तो ये हो गया ओमेगा नॉट प्लस 2b जे प्लस वन। अब जे की जोन सी मर्जी वैल्यू डालते रहो, डेल्टा वी की वैल्यू आती रहेगी। ओके, अब अगर हम डेल्टा जे की वैल्यू माइनस वन कर दें, अगर हम डेल्टा जे की वैल्यू क्या कर दें, माइनस वन, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और अंदर हम यहाँ पे जे डैश प्लस वन को छोड़ रहे हैं। आप इसको करके देख भी सकते हो, आपको साफ साफ ये पता भी चल जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे जे की जगह जे डैश प्लस वन लिखा है, मतलब जिससे पहले हमारे पास आ रहा था ना जे डैश प्लस वन वाली टर्म में हमने जे की जगह जे डैश प्लस वन कर दिया, तो 2 टाइम्स जे डैश प्लस टू बचता था, इसलिए वो बीच में माइनस का साइन आ गया। जे डैश की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। हमारे पास 2 डेल्टा वी आ गए, करेक्ट। ओके, अब कहता है पहले वाला डेल्टा वी को देखना ज़रा, हम अगर इसमें जे प्लस वन वाली टर्म को अगर हम एम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, ओमेगा नॉट प्लस 2b एम, करेक्ट। और कहता है अगर हम सेकेंड टर्म के लिए इसको देखें तो ये क्या है, ये ओमेगा नॉट प्लस 2b और m की वैल्यू माइनस वन, ऐसे ही तो चल रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो, ओमेगा नोट कॉमन कॉमन, 2b कॉमन कॉमन, एक है जे प्लस वन, एक है जे डैश प्लस वन, प्लस माइनस साइन का चेंज है। कहते हैं इसको हम अगर m के बराबर ले लेते हैं, पहली वाली टर्म में देखें तो m आ जाएगा जे प्लस वन, अगली टर्म में m की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन डेल्टा जे प्लस वन। तो कहता है इसमें हमारे पास m की 2 वैल्यूज आ गई, एक है जे प्लस वन, एक है जे डैश प्लस वन इंटू माइनस वन।
तो कहता है हम यहाँ पे एम की 2 वेरिएबल वैल्यूज को अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो कहता है एम की वैल्यू अब है +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3, करेक्ट। तो कहता है इसकी कहानी क्या आएगी, इक्वली स्पेस लाइन, आप इसके अकॉर्डिंग हम इसे कह सकते हैं। हे राम, तो इसमें हमारे पास हुआ, ठीक है, डन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे डायरेक्टली एम की जगह उसको रिप्लेस किया, तो ये है आपका फॉर्मूला अब जो हम लास्ट है। अब इसके बाद जो आता है वो है PQR। ऐसा भी आता है 3 मार्क का क्वेश्चन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट आर द PQR स्पेक्ट्रल लाइंस। तो देखो P कब आएगी, जब आपकी डेल्टा J की वैल्यू -1 है। Q कब आएगी, जब डेल्टा J की वैल्यू 0 है। R कब आएगी, जब डेल्टा J की वैल्यू +1 है। बड़े आराम से याद हो जाएगा PQR ब्रांच के बारे में। देखो पहले -1 उसके लिए P, फिर 0 उसके लिए Q, फिर +1 उसके लिए R, मतलब पहले -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर R आता है, तो PQR हो गया जी डेल्टा J की वैल्यूज 3 के लिए ये। अब इसमें बोला देखो लाइंस विद द फ्रीक्वेंसी लोअर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कहता है जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उनसे ये पीछे आएगा। क्यों, डेल्टा J की वैल्यू क्या होती है J' - J, और वो कितनी आ रही है -1। इसका मतलब J' की वैल्यू क्या है J-1। तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो आनी थी उनसे इसकी वैल्यू कम आने वाली है। तो आप देखो बड़े आराम से आप देख के इसको समझ सकते हो कैसे इसकी कम आ रही है। आप P लाइन देखो उनसे पीछे है। फिर आप Q की बात देख सकते हो, इसमें डेल्टा J = 0 है, इसमें फ्रीक्वेंसीज जो है वो फंडामेंटल के बराबर। डेल्टा J = +1 के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर होगी। अब देखो डेल्टा J = 0 का क्या मतलब है, 0 वाले लेवल से 1 वाले लेवल पे जाना, मतलब J में कोई चेंज नहीं हुआ है ना, हमने J का लेवल कोई नहीं बदला। 0 वाले लेवल से 1 वाले लेवल पे गए, 1 वाले लेवल से ऊपर 0 वाले लेवल से 0 वाले लेवल पे गए, 1 वाले लेवल से 1 वाले पे गए, 2 वाले लेवल से 2 वाले पे गए, 3 वाले लेवल पे होंगे तो 3 वाले पे जाएंगे। इसका मतलब क्या, वाइब्रेशनल में चेंज हो रहा है, वाइब्रेशनल में चेंज हो रहा है, और किस में चेंज नहीं हो रहा, ये आ रहा है। इससे क्या मतलब पता चल रहा है, वाइब्रेशनल में चेंज हो रहा है लेकिन रोटेशनल वही रह रहे हैं, मतलब 0 यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 में ही आके रुके हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा Q के लिए। और वहीं अगर हमारे पास डेल्टा J की वैल्यू -1, मतलब अगर आपके पास J' जो है J-1 हुआ, इसका मतलब आप देख सकते हो 1 से वो 0 पे जाएगा, 1 से वो एक लेवल कम पे जाएगा, फिर 2 से वो एक लेवल कम 1 पे जाएगा, फिर 3 से वो एक लेवल कम। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आराम से पता चल रहा है। 1 से आप पहले 0 पे जाएंगे, फिर आप 2 से आप 1 पे जाएंगे, 3 से आप 2 पे जाएंगे, 4 से आप 3 पे जाएंगे, 5 से आप 4 पे जाएंगे, 6 से आप 5 पे जाएंगे, 7 से आप 6 पे जाएंगे। एक लेवल कम पे जाने वाले हैं, वो आपकी P ब्रांच कहलाई जाएगी। और वहीं अगर आप एक एक लेवल ऊपर पे जा रहे हैं, एक एक लेवल अगर आप ऊपर पे जा रहे हैं, दैट इज 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसे आप R ब्रांच कह देंगे। तो इसी के साथ आपकी तीनों ब्रांचेस जो हैं वो हो भी जाएंगी, तीनों ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, डन हो जाएंगी। आप इसको बड़े आराम से एक बार बुक भी रेफर कर सकते हैं, ये डायग्राम एकदम और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे P ब्रांचेस, Q ब्रांचेस, R ब्रांचेस, P-1 आ जाए अगर डेल्टा J की वैल्यू, Q 0 आ जाए, 0 का मतलब सेम टू सेम लेवल, -1 का मतलब अपने लेवल से एक लेवल कम, मतलब अपने वाले दर्जे से एक लेवल कम पे जाना, और R की वैल्यू मतलब राजाओं वाला एक लेवल से अबव लेवल पे जाना, वो आपके पास हो जाएगा R के लिए। तो विद दिस वी हैव डन सो मेनी कंसेप्ट्स। इसमें हमारे पास हार्मोनिसिटी, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में आ गया, हमारे पास वाइब्रेशनल रोटेशनल का मिक्सचर आ गया 2, हमने सिलेक्शन रूल कर लिए हार्मोनिक के लिए, हमने सिलेक्शन रूल कर लिए वाइब्रेशन के लिए, हमने डायटोमिक वाइब्रेटर कर लिया वाइब्रेशनल का, आइसोटोप का इफेक्ट कर लिया, ऑसिलेटर्स कर लिए। अब इसके बाद जो हमारे पास जो मेन टॉपिक्स इसके बाद हैं वो आप चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड किया है। एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा और फंक्शनल ग्रुप का वाइब्रेशनल, इसके बाद रमन स्पेक्ट्रा स्टार्ट हो जाता है। रमन स्पेक्ट्रा के ही रिगार्डिंग बाकी के आगे टॉपिक्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। एंड विद दिस वी विल बी डन विद द वाइब्रेशनल एंड विल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वेरी सून। तो वो भी 1-2 दिन के अंदर कवर करूँगी, और कोशिश उसमें रहेगी इलेक्ट्रॉनिक के भी 2 पार्ट्स के अंदर अंदर मैक्स वो खत्म हो जाए।